मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। स्पेशल गेस्ट की इस कड़ी में आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूँ जिन्होंने नीचे स्तर से उठकर यानी मेहनत करके अपनी ऊंचाइयां छुई है। पिता की अचानक नौकरी चले जाने के बाद घर में आर्थिक संकट, उसके बाद अपनी पढ़ाई किस तरह जारी रखकर आज जो ऊंचे पायदान पर पहुंचे, ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। वह हैं सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय अधीक्षक डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी। आज विश्व के पुस्तकालय संगठन के सदस्य हैं। इसके अलावा जो नवाचार, कोरोना काल हो या वर्तमान में साहित्यिक गतिविधियां, जिस तरह इस पुस्तकालय को एक अव्वल दर्जे पर लेकर गए हैं, आज इनसे हम बखूबी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव साहब से। डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप हम ऐसे छोटे लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि हम हमारी बात को रख पाए। जी डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए। हमारे सम्मानित दर्शकों को आप अपने बारे में बताएंगे तो दर्शक ज़्यादा समझ पाएंगे। बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव है। मैं बतौर संभागीय पुस्तकालय अध्यक्ष राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय कोटा में 2010 से सेवाएं दे रहा हूं, और बतौर नोडल अधिकारी मैं जो कोटा संभाग की जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनकी भी मैं मतलब मॉनिटरिंग करता हूं, उनकी नियंत्रण की जिम्मेदारी है। सो अल्टीमेटली इनके बियॉन्ड भी हम लोग जो है जो लाइब्रेरी सर्विसेज हैं और जो सर्विस के पॉलिसीज़ के हैं, इस जैसे हम बात करें कि भारत सरकार के जो लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स हैं, लाइब्रेरी के जो मानक तैयार करने में, उनकी भी मैं जो BIS स्टैंडर्ड्स हैं उनकी भी कमेटी का मैं मेंबर हूँ। अभी हाल ही में जो आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो पुस्तकालय संगठन है इफ्ला। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैं छोटी क्लास में होता था तब हम लोग इनको पढ़ा करते थे, यूनेस्को, यूनिसिस्ट, इफ्ला, और रट लेते थे इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस या यूनाइटेड नेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। शायद उनको समझ ही नहीं पाते थे कि वो इतनी बड़ी दूर की कोड़ी होती थी। आज हमारा सौभाग्य कि हम इफ्ला स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने। इसके अलावा बतौर स्टीयरिंग कमेटी जब जब भी कभी मौका मिलता है सभी के मेंबर्स होते हैं। तो अल्टीमेटली पब्लिक लाइब्रेरी फील्ड में तो हमने हमारे मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और आज की तारीख में अगर यूँ कहें तो लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में हम लोग नेशन में नंबर 1 है। लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर द ट्रांसजेंडर में हम लोग जो है वो सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट इन केरला। लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर नॉमेडिक्स में हम लोग सेकंड हैं, फर्स्ट इन कर्नाटका। सो अल्टीमेटली हमारा काम यह है कि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र की विविध जो विशेषताएं हैं उनको समाहित करते हुए हमारी जो कम्युनिटी है, एडजॉइनिंग कम्युनिटी है, जैसे यहाँ पे इंजीनियर्स ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा हैं या स्लम्स के ज़्यादा हैं, उनके लिए हम सर्विसेज तैयार करें और उनको वो सेवाएं दें ताकि जो उनका मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो अच्छा रहे। जी डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, मैं अब आपकी हिस्ट्री पर आना चाहता हूँ। आपकी जो घर की माली हालत थी, उस दौरान आपने काफ़ी संघर्ष किया, यानी नौकरी करके भी शिक्षा जारी रखी। क्या था सर वो आज के युवाओं के लिए सर ये प्रेरणा का विषय? सर मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं, चूंकि ये बात तो मैं कह रहा हूँ,
अगर शायद कोई प्रत्यक्षदर्शी हमारे गौतम ही साहब थे, जी मैं आपको इसका उदाहरण, जब डैडी की, मैं दो चीजें बताता हूँ कि किसी ने अगर जीवन को देखा हो तो मैंने मेरे पिता को शर्ट पहनते हुए नहीं देखा, उनको जी शर्ट पहनाया जाता था, इतने बड़े आदमी थे, जी जी मतलब शर्ट पहनते थे, कोट पैंट टाई लगाते थे। उनकी जब नौकरी छूटी तो ये हालत हो गई कि सुबह का खाना मिले तो शाम की कैसे व्यवस्था जी हो। उनका अपना, उनको उनको ना केवल अपने अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन लाना पड़ा, बल्कि भाषाई, मैं आपको छोटा सा बताऊं, जब उन्होंने सपोर्टरा में क्लिनिक डाली जी जी तो हमारे पास में हमारे तुराम चाचा थे, कपिल चाचा थे, तो उनसे पूछी कि भाई ये पेशेंट कह रहा है कि जी भाई कि त्रिवेणी हो गई, जी तो जी कि त्रिवेणी तो मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो त्रिवेणी का था दस्त हो गए और जुकाम लग गई। जी उन्होंने सीखा उसको, मतलब उनको सीखा उन जो लोकल डायलेक्ट्स को। जी उसके बाद हालात यहाँ तक इतने इतने इतने, मतलब आपको मैं बताऊं आपको कि अगर आप मेरी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो शायद मुझे लगता है कि मैं बीएससी टॉपर था। जी टॉपर होने के बाद मेरे पास विकल्प था कि मैं एक तो अच्छी शिक्षा लूं, तो उस टाइम आज की तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, उस टाइम 10 सीटें होती थी एमएससी केमिस्ट्री में, बिल्कुल करौली में, या बॉटनी में। तो मेरा चयन हुआ बॉटनी में, एमएससी में। लेकिन घर के हालात ये थे कि मैं दूसरे दिन ही आके मैंने पिताजी को बोला कि मैं तो इसको नहीं, लेकिन पिताजी का सपना था कि जी आप पढ़ेंगे, संघर्ष की स्थिति कुछ भी रहे लेकिन हमें पढ़ना ही है, आगे बढ़ना है। तो मुझे पिताजी से मैंने कहा पिताजी कैसे, तो हम फीस जमा कराएंगे। तो हमारे घर में एक मात्र पंखा था, 350 रुपए उसकी, जी तो उसको गिरवे रख दिया। जैसे ही गिरवे रख के आए तो मैंने सोचा मेरे 4 भाई बहन है, एक ही मात्र पंखा, वो भी उसको भी आपने गिरवे रख दिया और उसको ये कह के रख दिया कि हम 4 दिन में तुम्हें लौटा देंगे, अन्यथा तुम इसको ले लेना। जी मैं इतना व्याकुल हुआ, उस एमएससी बॉटनी मुझे तो नहीं पसंद आई, मैंने तुरंत ही कहीं अप्लाई किया, तो मेरा सिलेक्शन हुआ संतोष बहादुर दुर्लभ जी मेडिकल कॉलेज में, जी दुनिया का सबसे बड़ा बिल्कुल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, और एक ही सीट होती है उसमें जी पैथोलॉजी की, उसमें चयन हुआ। और मैं जब उनके पास दोबारा गया, जिनके यहाँ गिरवे रखा जी कि आप हमारा ये, मेरे भाई बहन है, एक ये पंखा वापस दे, उन्होंने कहा यार लाला तुम्हारी मियाद निकल गई यार, अब तुमको नहीं लौटा पंखा। जी सो जी मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब वो पंखा भी चला गया और सारी परिस्थितियां बदल गई। तो हम जयपुर में क्या हुआ कि हाँ, हमारे आस पास में जो डैडी के जो आदर्श हैं, वो नंद किशोर अंकल थे, जी गौतम अंकल। जी तो वो गौतम अंकल ने, वो हमेशा प्रेरणा देते थे, वो पंडित थे, वो कहते थे बिल्कुल घबराना मत, हम्म, बहुत अच्छे से रहना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब उनके भी दामाद थे, तो जी उन्होंने कहा कि दीपक जयपुर जाना चाहता है। तो मैं संतोष बहादुर दुर्लभ जी मेडिकल हॉस्पिटल में था, तो वहां पे मैंने ये देखा कि मेरी योग्यताओं को देख के मेरी एक सीनियर बॉस थी किरण, जी उसने कहा कि क्या तुम जिंदगी भर खून पेशाब की जांच करोगे? तो मैंने कहा कि जो मतलब बेहतर होगा कि जी नहीं नहीं, आप इसमें टॉप से टॉप लेवल पे भी चले जाओगे इस मेडिकल में, तो आपको यही करना है। तो मैंने कहा मेरी घर की परिस्थितियां नहीं है कि मैं मतलब इसको मैं आगे ड्राइव करूं और बिल्कुल आगे की चीजों को लेके जाऊं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, आज संघर्ष करोगे कल शायद बदल जाएगा, और संघर्ष तो वैसे भी करना है। बिल्कुल तो मैंने कहा कि क्या, तो मैं ऐसे ही संतोष बहादुर दुर्लभ जी से, अगर किसी ने देखा हो तो संतोष बहादुर दुर्लभ जी से बाहर आते हैं तो वहां पे जेडीए का ऑफिस है, है जयपुर बिल्कुल डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्कुल का। बिल्कुल तो वहां पे चाय पीने थड़ी पे बैठ गया और मेरा दोस्त मिल गया, मेरा भाईला मिल गया, जी रामनिवास मीणा, जी जो उनके डैडी भी डॉक्टर थे। तो जी उसने मुझे कही, अरे के मैंने कहा यार ला 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 तू क्या कर रहा हो, कि यार मैं नहीं मैंने बायोटेक्नोलॉजी में लिया, छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों छोड़ रहा हो तू, कि मतलब कि यार मैं नौकरी वोकरी नहीं मिले। तो मैंने कहा नौकरी काहे मिलती है? तो उसने कहा एक कोर्स होता है बीलीव का। तो हमारे तो हालत तो, जब 300 रुपए फीस जमा नहीं करा पाए तो हम कैसे बिल्कुल मतलब एजुकेशन की बात करें, ये करें। तो हमने क्या किया, उससे पूछा कि यार भाई इसमें क्या है, 162 रुपए फीस है बस, लेकिन अच्छा ये मेरिट से सिलेक्शन होगा। आया तो हमने वहां पे जाके, मैंने कहा चाय पीते पीते, और मैं उसको और उसको फॉर्म भरा मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट में, और फॉर्म भरा, और 162 रुपए तो बाद में जमा कराने होते हैं। तो उसमें अंडरटेकिंग दे दिया कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे। मेरी जी जी फर्स्ट मेरिट आई तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने उसी दिन उसको संतोष बहादुर दुर्लभ जी को छोड़ दिया। लेकिन परिस्थिति ये थी कि जयपुर निवास कैसे करें। जी तो उस टाइम जगदीश अंकल थे, जगदीश गौतम, जो काका जी के जी जी रिश्तेदार जी थे, मतलब जीजा जी थे। उन्होंने कही कि मैं हमेशा, वो कंडक्टर थे, तो उन्होंने कहा मैं प्रतिभावान बच्चों को बहुत आगे बढ़ाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक, जैसे हम लोग ढोंडा बोलते हैं, पुराना मकान जी होता है खंडर जी टाइप, जी जी वो 4 दरवाजे पे, हाँ हाँ उसमें एक गैलरी थी। गैलरी होगी मुश्किल से, उसमें मतलब पूरा खुदी हुई गैलरी थी। तो हम उसमें क्या करते थे, मैं हम्म, उसमें पानी से उसको पूरी बजरी को जमा देता था, जी जी फिर गदुली को बिछा देता था, और फिर उसमें बैठ के बढ़िया एक तख्ते सा लगा के फिर पढ़ता था। और मैं मासिक, ये शायद चौंकाने वाली बात है, जी खाने में केवल आलू की सब्जी खाता था, और कभी कभी सेव लिया था। और जी मतलब जो है खर्चा जो था ना,
वो बस 30 रुपए, पिताजी जो भी 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए जी, देते, बिल्कुल। इससे जीवन, और पैदल जाता था। लेकिन चूंकि मैं क्या करता था, बिल्कुल। मेरे पास स्टेशनरी नहीं होती थी, स्टेशनरी में तो कॉपी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, जी। तो हम क्या करते थे, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जी। एडम ब्लॉक है, जी। उसके पीछे क्या होता था, पहले साइक्लो स्टाइल जो स्टेशनरी होती है जी, वो फेंक जी, दिया जाता है। फेंक दिया जाए। तो हम क्या करते थे, इनको इकट्ठा कर लाते, उनका एक साइड खाली होता था, तो हमने जी। एक पंचिंग मशीन खरीद ली, अच्छा, तो उसके 2 फोल्ड करके ऐसे ये नोट्स बना लेते थे। तो इतने नोट्स पॉपुलर थे कि लड़के लड़कियां मेरे नोट्स को चाहते थे साइक्लो स्टाइल। बिल्कुल। तो वो क्या करते थे, 4 दरवाजे से मुझे बिठा लाते थे। कहाँ पे? और मैक्सिमम टाइम जो मेरा समय था, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो केंद्रीय पुस्तकालय है वो 9 बजे तक खुलता है, तो मैं अच्छा। वहां पे अपना समय कर लेता था, बाकी का अपना विश्राम के लिए घर चला जाता था। तो संघर्ष रहा, लेकिन उसके दरमियान एक चीज जरूर रही, जी। कई लोगों ने हौसला गिराया भी। एक अंकल थे जो बड़े मेरे मतलब बेस्ट फ्रेंड के डैडी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने काहे में एडमिशन ले लिया ये? मैंने कहा सर इस तरह से लाइब्रेरी साइंस में ले, क्या यार इसमें सिलेक्शन ही नहीं होती, इसमें तो एक ही सीट होती है। तो एक गांव में एक वो अंकल थे, बद्री अंकल, जी। तो मैं उनके कुएं पे नहाने जाता था, उनसे मैंने कही, मैंने क्या यार तू लाला आज उदास हो रहा हो? मैंने कहा अंकल जी ऐसे कही यार ने कि यार तू सर बड़ी बात करे तू यार, ऐसे अपन को हमारा दीपक भी एक और हमको सीट भी एक ही चाहिए, तो अपन को तो का मतलब है बहुत सारी सीटें से। जी, तो जी। और वैसा ही हुआ, जी। ईश्वर का ऐसा विधान कि हम टॉपर हुए, राजस्थान यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट लिस्ट हुए, और फिर उसके तुरंत बाद जो है ना हमारा जो है मतलब एक दिन भी नहीं लगा, हमारा वनस्थली सिलेक्शन हो गया। जी। और उस दरमियान लेकिन संघर्ष बराबर रहा। जब गर्मी की छुट्टी आई तो मैं मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड है उसमें केमिस्ट रहा, जी। मतलब प्रतिभा प्रताड़ित नहीं हुई। हाँ ये जरूर है कि संघर्ष रहा, और उस संघर्ष में सबसे अच्छी बात जो मुझे मेरे माता पिता ने सिखाई कि चाहे कितना भी मतलब विभत्स परिस्थितियां आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें हमारे आचरण और विचार को शुद्ध ही रखना है। और कभी भी कोई गलत, आजकल मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है, गलत डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हम हमारी सच्चाई, ईमानदारी और डेडिकेशन को नहीं छोड़ें। यही डेडिकेशन है कि एक गांव का पड़ा बच्चा जहां पे कोई माहौल नहीं आता, आज इंटरनेशनली स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है। आप सोचो चाइना के साथ है, क्या कहते हैं, अल्जीरिया के साथ है, कजाकिस्तान के साथ है, हम जब जब कोलैबोरेट करते हैं, आप सोचो मैंने तो कभी मुझे जहां तक याद है, मैंने तो मेरे पिता के साथ कभी थर्ड एसी देखा ही नहीं। लेकिन उसी बच्चे ने जब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, और मैंने जितनी मुझे फ्रीक्वेंट फ्लायर बोला जाता था कि इधर से एरोप्लेन बदला, उधर से एरोप्लेन चला गया। सो ये किसने दिया? शिक्षा नहीं दिया। तो शिक्षा कोई कई लोग क्या कहते हैं, शिक्षा ही तो परिमार्जन का केंद्र है। इस शिक्षा ने ही तो मुझे इस सब छोटे से सपोर्टर जैसे गांव से और ऑस्ट्रेलिया, मैं तो सुनता था कागजों में देखता था सिडनी क्या होता है, मेलबोर्न क्या होता है, सिंगापुर क्या होता है। तो हमारे लिए तो मैं लोगों से बहुत बड़े बड़े दिल से कहना चाहूंगा, अगर आपको अपने जीवन को बदलना है तो शिक्षा से तो जरूर जुड़े। और शिक्षा केवल जॉब के लिए नहीं, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को लिए। कई बार मुझसे पूछते हैं कि आप, मैंने कहा आपके बच्चे को परसेंटेज ना पूछो, बल्कि ये पूछो कि क्या वो आप बेहतर जवाब दे पा रहा है, क्या कम्युनिकेशन अच्छी है, क्या ओरल कम्युनिकेशन अच्छी है, क्या राइटिंग कम्युनिकेशन अच्छी है, उसका गेस्चर अच्छा है, क्या 9वीं क्लास का बच्चा है जैसा 9वीं क्लास का लग रहा है, या उसको बियॉन्ड। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बताऊं कि कैसे मैं साहित्य की दुनिया में रहता हूं और कैसे बदलाव आ रहा है। एक बच्ची है जिसका नाम मुझे शायद अगर याद हो, मैंने लिख के लाया क्योंकि कल ही में मिला, विदुषी राज सुवाल का, 12th स्टैंडर्ड की बच्ची है, वो मुझसे आके पूछी कल। मैंने कहा बेटा बताइए आप, कि मैं मेरे दादाजी के साथ आई हूँ कि सर आपके यहाँ ओशो का लिटरेचर और भी है क्या? आई गेट डिसअपॉइंटेड। मैं कहा यार मैं इतना बड़ा हो गया और मैं ओशो को केवल इसलिए नहीं पढ़ता था कि एक किताब आई थी संभोग से समाधि की ओर, तो लोगों ने उसको मुझे कहा कि यार ये बहुत गंदा आदमी है। मतलब समझो, मतलब कि जो शब्द का इस्तेमाल किया वो बहुत। तो मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने उसको छुआ नहीं। और उसने जब उसका दर्शन बताया, एक 10वीं 12वीं की क्लास की बच्ची जिसको ओशो पे इतना गहन विमर्श है और मतलब उसको इतना चिंतन है, मुझे लगा कि हमें आने वाले लोगों को गाइड करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए कि आप भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना तब तक लिख नहीं सकते। कई बार हमें देखने में आता है कि हमने इतनी किताबें लिख दी, इतनी देखो कई बार तो क्या हो गया कि इस इंडस्ट्री में यही नहीं समझे लोग। मैंने एक साहित्यकार से पूछा कि क्या आप लेखक और ऑथर में मतलब मतलब ऑथर और राइटर में फर्क बता सकते हैं? ही इज अनएबल टू आंसर द क्वेश्चन। भाई कई बार हम कलेक्टिवली लिखते हैं, राइटर तो वो जो राइट करता है, कोई भी राइटर हो सकता है, लेकिन ऑथर वो जो उसकी अथॉरिटी को भी लेता है, जो उसकी जिम्मेदारी को भी लेता है कि ये जो कथन किया कहा गया ये मेरा अपना है, उसकी जिम्मेदारी। राइटर तो कुछ भी हो सकता है, आप ब्लॉग लिखे, पॉडकास्ट लिखे, कुछ लिखे। सो हमें डिफरेंसेस को स्टडी करना होगा, हमें समझना होगा कि कैनवास क्या है। कई बार आप देखिए, आपने बच्चे से पूछा कि बच्चे आपने क्या किया है, कि एलएलबी किया है। सो
क्यों मन में नहीं आता कि एलएलबी किया है तो उससे पूछो इसको बैचलर ऑफ लॉ ही क्यों कहते हैं, जबकि इसमें 2 बार एल आया। बिल्कुल। भाई आप पूछो एलएलबी का जो जी जो जी। बैचलर ऑफ लॉ ही बोलते हैं, तो ये डबल एल क्यों आया इसका? जबकि हम बीए को लिखते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट लिखते हैं, एमए को लिखते हैं तो मास्टर ऑफ आर्ट लिखते हैं। ये रिवर्स रेंडरिंग क्यों नहीं हुई? मतलब इसको उल्टा क्यों लिखा गया? मतलब बिल्कुल। एलएलबी को एल को पहले क्यों लाया गया, फिर लाया भी गया, उल्टा लाया भी गया, तो फिर इनमें डबल एल क्यों आ गया, जबकि आप कहते हो कि बैचलर ऑफ। सो जब हम हमारे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएंगे, जब हम हमारे बच्चों की एनालिटिकल पावर को बढ़ाएंगे, तब जाके हम इस देश में एक मतलब क्या है कि एक स्वस्थ जो जो शिक्षा पद्धति है। आप ये देखिए, कई बार हम देखते हैं कि शिक्षा में, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, कई लोग जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे तो है ना फॉरेन राइटर्स को ही पढ़ते हैं। पता है कारण क्या है? वो सोचते हैं कि वो अंग्रेजी से इंस्पायर है। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग थिंग। वो इसलिए इंस्पायर है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के जो लेखक हैं उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, और हमारे यहाँ के जो ऑथर लिखते हैं उनकी थर्ड लैंग्वेज है। बताओ कैसे? फर्स्ट लैंग्वेज हमारी संस्कृत है, सेकंड लैंग्वेज हमारी हिंदी है, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। अरे भैया, जब तुम्हारी लैंग्वेज ही नहीं है तो लिख क्यों रहे हो? जो मेरा मूल है ही नहीं, मैं उसमें सोचता ही नहीं हूं, और उसमें लिखूंगा तो निश्चित रूप से मजा नहीं आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसने भी अपने मूल स्वरूप में लिखा, प्रेमचंद को देखो आप, आज भी पहली क्लास से लेके और 12वीं नहीं पीएचडी तक पढ़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मूल रूप से हमारा थॉट प्रोसेस है वो इंग्लिश नहीं है। भले ही लोग कितना भी वो कर दें, हम सोचते हिंदी में ही है। हम कई बार जब अवसर आता है बोलने का तो अंग्रेजी में उसको, हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं। इसलिए जब तक मौलिक चीजें नहीं आएंगी, मौलिकता को हम लोग एडमिट नहीं करें। इसी कारण से नोबेल नहीं मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने मौलिक थे वो, और आज की तारीख में ये है कि हम लोग तरस रहे। बिल्कुल। डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, इस जो सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय मंडल पुस्तकालय है, इसका इतिहास भी काफी पुराना है। और आपने तो देखा है कि यानी पहिए पे चलकर यस, आपने जिस ऊंचाई तक पहुंचाया इसे, वो आधुनिक दौर में कितनी मेहनत सर आपको करनी पड़ी? मैं आपको बहुत अच्छा सा उदाहरण बताऊं। 23 जुलाई 2010 को जब मैं आया था, तो मैं, एक शब्द है कि दहशतगर्दी जो है ना, इस तरह का आलम मैंने देखा। ना तो स्टाफ कंट्रोल में है, ना चीजें मतलब प्रॉपरली हैं, या यूं कहें कि मैंने कहा कि क्या डिजाइन थिंकिंग जैसी चीजें तो छोड़ दो आप। मैंने पूछा कि यार, जो लाइब्रेरी जब कहीं बनाई जाती है तो उसके पीछे पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या, कैसे लोग रहते हैं, कैसी कम्युनिटीज को आप सर्व करेंगे। आप सोचो, उसके पास में यूआईटी के जिस भवन में मैंने ज्वाइन किया, तो उसके पास में वो सीमेंट की ईंटें होती हैं, उनको वो क्या बोलते हैं, चेक करने की वो थी, वो पानी की। आप सोचो, जो एक दूसरे के दुश्मन है, पानी, मॉइस्चर और पानी, और किताबें तो एक दूसरे के एंटी हैं, एनिमी हैं, और उनको आपने सहयोग। फिर दूसरी बात, जहां पर मेनली कॉन्ट्रैक्टर्स आते हो जिनका पर्पस ही नहीं है कि वो किताबों से दो चार हो, वहां पे सामान्य आदमी भी आने में हेजिटेशन कर रहे। जैसे सिर्फ, ये तो ठीक वैसी व्यवस्था हो गई कि आपने कह दिया कि यार केंद्रीय कारागृह के अंदर में आपने पुस्तकालय स्थापित कर दिया। एक सामान्य आदमी आम जीवन में चाहता ही नहीं है कि जेल में जाए, और वो उसको अगर उसके प्रवेश द्वार से गुजरना पड़े। सो अगर इसकी पूरी हिस्ट्री देखें तो मैं कह सकता हूं कि जितना संघर्ष इस सार्वजनिक पुस्तकालय ने, आप ये देखिए, ये 1902 में एज एन मतलब पायनियर लाइब्रेरी थी, किसी का कलेक्शन था। 1956 में जब मतलब पुनर्गठन हुआ राजस्थान सरकार में, सारे डिपार्टमेंट्स का हुआ, तो उस टाइम राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय जो बने, तो उस टाइम क्या था कि अब कभी भी अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, पब्लिक लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि पब्लिक रिसोर्सेज मिले या जन सामान्य हेल्प करें। तो उस टाइम यहाँ पे नगर सेठ हुआ करते थे, बाफना जी, हाँ है ना, बाफना नगर सेठ होते थे। उनकी दानमल जी की हवेली, दानमल जी की हवेली जो थी, उसको उन्होंने मतलब दिया था कि आप यहाँ पे पुस्तकालय चलाएं, और वहां पे चला। उसके बाद में क्या हुआ कि इसको जो है अपने ये जो दूरदर्शन केंद्र है वर्तमान, उसमें इसको शिफ्ट कर दिया है 1984 में। लेकिन जैसे ही वो वहां चला थोड़े दिन, तो उसमें क्या हुआ कि भारत सरकार, आपने देखा होगा, कभी भी आप एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, जिंदगी में सबसे कमजोर व्यक्ति को पहले हटाया जाता है या उस पर अटैक किया जाता है। जब तत्कालिक टाइम में कलेक्टर थी कुशाल सिंह, तो उस टाइम वहां दिल्ली से फरमान आया कि भाई डीडी ऑफिस हमको एस्टेब्लिश करना है दूरदर्शन का। तो भाई उनने कहा कि ऐसा कोई विभाग बता दो जो भाई उसके फर्क नहीं पड़ता हो। तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर निकाल दिया कि भाई इस पुस्तकालय को यहाँ से ना कहीं शिफ्ट कर दो। तो उस टाइम यूआईटी के जो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर, मतलब ऊपर में एस्टेब्लिश कर दिया। आप
कल्पना करो आज की कितनी विभत्स स्थिति में उसको ट्रांसफर किया गया। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने कैसे ट्रांसफर किया, कि ठेले में लेके गए। ठेले में किताबें गई और कई जगह तो गिरा दी गई। बिल्कुल। और कैसे वो पहुंची होंगी, कैसे उनको रीऑर्गेनाइज किया होगा, बहुत चिंता का विषय। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब उनको वहां की भी जरूरत आ गई तो उन्होंने कहा कि इसको नीचे भेज दो। तो फिर यूआईटी के ग्राउंड फ्लोर पे ये किताब मतलब पुस्तकालय आया। और जैसे ही मैंने 23 जुलाई 2010 को मैंने ज्वाइन किया तो मैंने कहा कि पहले तो इसका घर ढूंढते हैं, इसकी जमीन ढूंढते हैं। और यही इसी का परिणाम है कि मतलब हम लोग 2013 में अपने निजी भवन में गए। और आज आप देख रहे होंगे कि देश के श्रेष्ठ पुस्तकालयों में से एक हमारा राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, ना केवल भवन की दृष्टि से बल्कि मॉडर्नाइजेशन की दृष्टि से। आज चाहे मैं कह रहा हूं कि कई कई बार तो हमको लोग कहते हैं कि यार इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस द लाइब्रेरी इन योर एरा, सो आपको कहां जाना चाहिए, आप कोटा लाइब्रेरी में जाइए। आप सोचिए हमारे लिए इससे ज्यादा क्या पुरस्कार नहीं है कि अगर कॉलेज का बैठा हुआ प्रोफेसर अपनी लाइब्रेरी को ना बताते हुए कहे कि बेटे अगर अब तुम्हें पीएचडी करनी है तो दो काम जरूर करने हैं। कि क्या करने हैं गुरुजी, कि एक तो आपको पब्लिक लाइब्रेरी जाना है और दूसरा डॉक्टर श्रीवास्तव से मिलना है, पूरी पीएचडी हो जाएगी। सो द वे कि हमने हमारी हाइट्स को डेवलप किया इन टर्म्स ऑफ द कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ द सर्विस। सो अल्टीमेटली हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जितनी हमको तनख्वाह मिले। एक बार मुझे एक हीरो का नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया आपको सजदा करे या आपको 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 रेस्पेक्ट करे, तो आप समझ लो कि आपको वैल्यू तभी मिलेगी जब आपको 1 रुपया मिलता है और 10 रुपए का काम करके दिखाओगे। और तभी आपको ये जो सृष्टि है ना वो आपको नतमस्तक करेगी। आपको 1 रुपया मिलता है और आप 10 पैसे का काम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप मतलब दोषी हैं और आपको उतना ही सम्मान मिलेगा। तो सम्मान खरीदा नहीं जाता, स्वतः ही है, स्पॉन्टेनियस है। लोग आपको सोसाइटी में काम करेंगे, आपको सजदा करेंगे। जी डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, सबसे बड़ी चुनौती पाठकों के साथ थी कोरोना काल में। यस। लेकिन आपने इस अभियान को दूर दराज तक पहुंचाया। हाँ। किस तरह क्या था सर वो उस समय? मैं बहुत अच्छी बात की। एक्चुअल में कोविड से पहले और कोविड के बाद, कोविड के पहले तो ये था कि हम जो प्रयास करते थे उसके लिए हमें संघर्ष ये करना पड़ता था कि क्या हमको इसकी गवर्नमेंट अप्रूवल लेनी है या इसके लिए मतलब हमको कोई कोऑपरेट करेगा। कोऑपरेट की टर्म्स में जैसे मैं बताऊं आपको, आपने अगर एक दौर देखा हो तो कॉपीराइट का वायलेशन है किसी भी न्यूज़पेपर का पीडीएफ को भी आप यूज करते हैं। आपको आपने कभी बहुत अच्छे से देखा हो, बहुत क्लोजली हमारे लोगों में अभी जो है मतलब कई कई बार क्या होता है, हम जब किसी प्रोग्राम को देखते हैं तो उसकी डेप्थ में नहीं देखते। अमिताभ बच्चन साहब का जब प्रोग्राम आता है केबीसी, तो वो जैसे ही किसी विजुअल को दिखाते हैं तो फिर कहते हैं कि मैं कमल प्रकाशन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके सौजन्य से ये चित्र दिख रहा है। आप सोचिए कि अगर एक गाने की धुन बजती है तो कि वी आर थैंकफुल टू द सच मतलब म्यूजिक वीडियो कंपनी की जिनके लिए क्या। तो उस टाइम क्या था कि आप जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं और आज भी, उनके लिए आपको किसी भी आदमी को डिलीवर करने के लिए अनुमति की जरूरत थी। या यूं कहें कि आपको कोई भी डिजिटल कंटेंट है उसे आप बिना अनुमति के आप ना शेयर कर सकते हैं ना फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसकी अनुमति केवल इतनी थी भारत सरकार के उसमें कि अगर आप कोई दृष्टिबाधित को ये सेवा देते हैं तो आप उसके लिए रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को तैयार भी कर सकते हैं और उसको प्रसारित भी कर सकते हैं। लेकिन कोविड ने इस भारत में मुझे लगता है एक, अगर मैं इसको अवसर की तरह देखूं तो डिजिटल क्रांति लाने का काम अगर किसी ने किया है तो कोविड ने किया है। क्या हुआ कि जब आपकी लाइब्रेरीज लोग हैं, आप एडमिट ही नहीं हो सकते, उस टाइम डिजिटल रिसोर्सेज को बनाना और उनको प्रेषित करना कहां तक, हमने 10 कंट्रीज को डिजिटल रिसोर्सेज दिए। और इवन दो जब हमको मैसेज मिला कि यूएस के रीडर्स ने भी ये कहा कि थैंकफुल टू द कोटा लाइब्रेरी। आप ही देखिए, जगह छोटी हो सकती है आपके टर्म से। अगर आप इफ्ला का सेक्शन खोल के देखेंगे तो इफ्ला की स्ट्रेटेजी की पॉलिसी बनाई तो उसके ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी मिली। तो ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी को मैं और डॉक्टर संजय बियानी जो डिप्लोमेट हैं बांग्लादेश के, कल के ही उसमें अपडेट किया है हमने निभाई। सो हमारा दायित्व बनता है कि इस इफ्ला की पॉलिसी को ना केवल इंग्लिश में पढ़ा जाए, इसे हमारी हिंदी भाषा में पढ़ा जाए और मैक्सिमम लोगों से आपको ये तय करना ही पड़ेगा कि हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो बाय एंड लार्ज मास कम्युनिकेशन में जाए। तो हमने क्या किया
कि उनके 3 ग्रुप बनाए, नॉलेज एट योर डोर स्टेप। जब हमें पता लगा कि इसकी क्षमताएं खत्म हो गई तो हमने उसमें एस लगा दिया, नॉलेज योर डोर स्टेप्स कर दिया। फिर उसकी क्षमताएं खत्म हो गई तो हमने लिखा दिया क्रिएटिव नॉलेज डोर। फिर हमें लगा कि अब हम इसको संभाल नहीं पाएंगे तो हमने जितने भी श्रीलंका के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे संजीवनी है, और उनको उनको अपॉइंट किया। और आज की तारीख में मुझे बहुत खुशी होती है कि हम इतने लोगों को मीनवाइल विदाउट एनी मेंबरशिप सर्व कर रहे हैं। जी सर, मैं आपकी एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ कि जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। तो क्या वास्तव में बिल्कुल आपने कहा कि मैनी टाइम्स मैं ये कहता हूं आपको कि 99% जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है। प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आप उसको आत्मसात कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं सर कि क्या हुआ कि एक आदमी था, तो उसके बच्चे ने उसको फोन किया कि डैडी डैडी, कि बोलो क्या बात हो गई। वो चिल्ला रहा था, डैडी सब कुछ विनाश हो गया। कि क्या हो गया बेटा? ओशो की स्टोरी है। तो क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया? कि डैडी अपने घर को आग लग गई। अरे, तो उसने कहा तू टेंशन मत ले, तू रो मत। कि क्यों डैडी? कि अपन ने तो परसों ही भेज दिया। ही फील हैप्पी। वो जितना रो रहा था उससे चौगुना हंसने लग गया। अरे क्या, अपना तो टंटा ही साफ हो गया। ये तो साला जो संकट था ना वो अपना नहीं था, ये तो सारा संकट मतलब पापा जी ने बेच दिया। लेकिन जब वो व्यक्ति घर गया तो उसने पापा जी ने पूछी कि यार अपना सौदा तो अपन ने कर लिया था लेकिन पैसे नहीं आए, तू पूछ क्या? तो उसने कह दिया यार अब तो घर जल गया, अब तो पैसे क्यों दूंगा। सो वो दोबारा, तो जो आपने कहा नजरअंदाज से, कई बार क्या होता है कि जब आप अच्छा काम कर रहे हैं ना तो आपको बुरे जो व्यक्ति है जो बुरा काम कर रहे हैं उन पे फोकस नहीं करना। अदरवाइज आप क्या करेंगे, मीनवाइल जो काम है ना आपका वो रुक जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जितनी भी बुरी परिस्थितियां इन्हें इग्नोर करना आना चाहिए। आपको आगे बढ़ना है तो आपको कई लोग रोकेंगे, आपका मार्ग अवरुद्ध करेंगे, लेकिन आपको उन पे काम नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, उन पे काम कर रहे हैं कि इसको सबक सिखाएंगे। नहीं नहीं, आप अपना खुद का स्तर इतना बढ़ा लीजिए कि लोग आपको कहें कि यार आप कहां हो यार, वो कहां बढ़ गया। सो आपको चाहिए कि मीनवाइल अपने काम पे ध्यान दे बजाय दूसरे के। और मैक्सिमम लोग असफल इसलिए हैं कि क्योंकि दूसरे के काम पे ध्यान देते हैं कि यार वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। हमको पता है कि मैं साहित्यकार नहीं हूं, सो मैं क्या हूं, साहित्यकारों की सेवक हूं। सो मैं बार बार कहता हूं, तो सेवा के लिए क्या चाहिए, उनके लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वो मुहैया कराऊं, उनके 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 मार्ग को प्रशस्त करूं और उनको। और अभी आप देखें गौर से तो एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतने पुस्तक विमोचन होते हैं, इतनी किताबें आती हैं, कई कई बार तो दुख होता है कि मतलब जो उस हाउस में बैठे हुए हैं ना उनको ही पता नहीं है कि इस पुस्तक पे क्या डिस्कशन है। बिल्कुल सही क्या है। हम लोग केवल कचौरी समोसा और वेफर्स खाने के लिए ही जाते हैं? नो, आपको बताऊं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जिस गति से कई लोग मुझे कहते हैं यार डिजिटल एज है अब तो लाइब्रेरीज की क्या जरूरत है। अरे आप बेवकूफी कर रहे हैं। 2 टायर और 3 टायर सिटी, 2 टायर 3 टायर का मतलब छोटी छोटी जो कोटा जैसे शहर, आज भारत में जिस गति से यूरोपियन कल्चर में आपने देखा होगा, आप किसी भी शहर चले जाइए, जोधपुर जाइए, कोटा जाइए, जितने भी कैफे हाउस है उसमें लाइब्रेरी मिलने लग गई आपको। बिल्कुल ये सही कितना बड़ा विकास है कि आप कॉफी पी रहे हैं, कॉफी तो वहां पे कैफे हाउस बन रहे हैं। तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि किताबों का विकास नहीं हो रहा, या यूं कहें कि पढ़ाई का विकास नहीं हो रहा। आज अच्छे अच्छे लोग पता है 5 मिनट भी कॉफी हाउस में जाते हैं तो एक किताब निकालते हैं। तो विकास हो रहा है। हमें हमें क्या होता है कि हमें ये समझना पड़ेगा, विकास का मतलब ये नहीं है कि कोई पुरानी चीजों को, कई बार क्या है नए कलेवर के साथ आप कॉफी के साथ अगर किताब पढ़ सकते हैं। ये आपने देखा होगा तो जितने भी फिल्म डायरेक्टर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, जो कोलकाता में जब जाते थे तो वहां कैफे हाउस होता, राइटर जर्नलिस्ट वहां क्यों मिलते थे? कॉफी एक बहाना था कि यार वहां बात करेंगे, यार वो फिर उसमें क्या हुआ, फिर उस केस में क्या हुआ, आपने देखो। तो ये जो यानी विचार विमर्श। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, पुस्तकालय का जो परिणाम है, जो आपने जो दिया, जिसमें कई साहित्यकार, चित्रकार, कलाकारों को आप आगे लाए, हाँ, और उन्हें सम्मानित भी किया। हाँ। तो इसके पीछे आपका क्या लॉजिक था? मैं बताता हूं आपको। मीनवाइल आपको कभी आप ये देखिए कि प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेसेस का मतलब स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करना जाना चाहते हैं? क्यों अमरनाथ की गुफा में? कई लोग आपने देखा होगा कि कई बार झांकी बनती है तो अमरनाथ की गुफा बना देते हैं। क्या आपको, ठीक है आप झांकी तक तो ठीक है, क्या आपको वो फील आता है? आप उस प्लेस पे विजिट करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो प्लेस, जो लाइब्रेरीज बनाई गई है वो साहित्यकारों के लिए, ड्रामेटिशियन के लिए, नाटककार के लिए बनाई गई है, कहानीकार के लिए नहीं। जब ये लोग ही नहीं आएंगे
तो क्या इसमें कोई 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 मतलब दूसरे टाइप के लोग आएंगे क्या? जी तो हमें चाहिए कि इनको कनेक्ट करें, और कनेक्ट कब होगा? जब उनसे जुड़ी हुई गतिविधियां होंगी। और एक चीज हमेशा काम करती है कि आपको समझना पड़ेगा, दो तरह के एप्रिसिएशन हमेशा काम करते हैं। एक तो एप्रिसिएशन काम करता है और एक फाइनेंशियल एप्रिसिएशन काम करता है। या तो आर्थिक रूप से उसको कोई अगर मदद मिलती है तो वो उसे प्रेरित करती है, या उसको कोई पुरस्कार मिलता है तो उसको प्रेरित करता है वहां तक जाने के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई अपना काम करता है, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि लाला तू खूब बड़ो आदमी बनेगो, सो वो पता है एक तरह से एप्रिसिएशन लेटर ही है जी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके काम को हमारे बुजुर्ग ने सराहा और ब्लेसिंग्स दी। सो द वे की जितने भी समाज के ऐसे लोग हैं जो चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, साहित्यकार हैं, इनके इनके प्रति हमारी दायित्व बनता है कि ये लाइब्रेरीज उनके लिए है, वो लोग उसमें जो डिजाइन थिंकिंग है उसे डेवलप करें और चीजों को आगे ले जाएं। जी। डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, जो आपने राजस्थान को एक विश्व में स्थान दिया, जी तो इसके पीछे आपका कितना योगदान है सर? मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, किसी भी अभी अभी कई बार हम हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताते हैं कि इन्होंने देश की छवि को मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात किया है। नेचुरली वो पॉलिटिकली बहुत इंगेज। हमारा दायित्व बनता है कि अगर हम पब्लिक लाइब्रेरी फील्ड में हैं और अगर हमें पॉलिसी का हिस्सा बने, क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे जो अच्छे काम है वो देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, और क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजों को हम हमारे यहाँ पे लेके आए। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी आप चाहते हैं कि आप किसी भी चीज में निर्णायक भूमिका में रहें तो सबसे पहले आपको उसका हिस्सा होना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा बताऊं, जिन परिस्थितियों से हम गुजरे, अगर वहां पे 50,000 रुपए की कोई मेंबरशिप की बात हो तो शायद मुझे लगता है कि मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं कोई भात दिया हूं, या मेरे माता पिताजी के लिए कोई एक कमरा बनवा दूं, या मैं सोचूं कि मेरी बच्चियों के लिए मैं 2 ड्रेस सिलवा दूं। शायद 50,000 रुपए की फीस नहीं, लेकिन बावजूद इसके अगर आपको अपने अपने काम की वजह से, भाई इफला इलेक्शन को लड़ने के लिए आपको दो तरह के नॉमिनेशंस होते हैं। एक नॉमिनेशन ये होता है कि 3 कंट्रीज, 3 मेंबर्स जो है इफ्ला के, वो आपको नॉमिनेट करें। तो कोई आपको क्यों नॉमिनेट करेगा जब तक आपका हो रहा नहीं होगा? भाई आपको बांग्लादेश का आदमी क्यों जानेगा? आपको नाइजीरिया का आदमी क्यों जानेगा? आपको अर्जेंटीना का आदमी क्यों जानेगा? तभी जानेगा या तो आपका कंट्रीब्यूशन होगा। आप देखिए ना, कितने कितने मतलब हमने बचपन में सुना था कि जो है ना ये विश्व गुरु था भारत, लेकिन मैंने किसी को काम करते हुए नहीं देखा। लेकिन हमने देखा कि हमने कितने विदेशी जो बच्चे हैं वो डॉक्टरेट हमारे यहाँ से करेंगे। सोचो जब इथोपिया या नाइजीरिया में बैठा हुआ व्यक्ति सोचता होगा कि हम भारत चल रहे हैं और भारत में कोटा चल रहे हैं, और वो पूछता होगा कि आप किसके अंडर में डॉक्टरेट करने जा रहे हैं? डॉक्टर श्रीवास्तव के। सो सोचो कि जो करो कोटा में बात होती होगी वो इथोपिया में भी होती होगी, वो जारिया में भी होती होगी, वो नाइजीरिया में भी हुई। जब हम हमारे बच्चों को वहां प्रशिक्षित करके भेजते हैं और वहां पे जाके वो अपनी सेवाएं देते हैं, तो नेचुरली हमारा ग्लोबल पॉलिसीज में हमारा हिस्सा होगा। अल्फिया को हम जानते ही नहीं थे, हम तो छोटे से गांव के थे। आज आज अफ्रीकन पॉलिसीज बनती हैं तो डॉक्टर श्रीवास्तव का नाम लिया जाता है। जब हम लोग अभी अभी आप देखिए कि 155 कंट्रीज को कन्विंस करना क्या बहुत आसान काम है? बहुत क्या आप सोचो, एक आदमी अपने घर में 2 लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। तो ये जो जो ग्लोबल पॉलिसी का हिस्सा बनना, ग्लोबल लाइब्रेरियनशिप को लीडरशिप देना, ये केवल कोटा के लिए नहीं, ये देश के लिए भी हम मतलब हम लोग जिम्मेदार हैं कि हम देश की प्रगति में हम हमारे जो प्रोफेशन है, व्यवसाय, उसके प्रति मतलब समृद्ध करके इस देश का नाम रोशन करें। डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, पहले जैसे इस लाइब्रेरी को मैंने भी देखा है, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह आपने इसको संचालित कर रखा है, किस विषय की कौन सी पुस्तक कहाँ मिल जाए, हाँ, एक पूरा आपने संरचना इसकी कर रखी है, किस तरह? मैं बताता हूँ आपको। पहले तो बताऊं आपको कि पूरी की जो पूरी लाइब्रेरी है वो आज की तारीख में ऑटोमेटेड है। और ऑटोमेटेड बोले तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी स्पीच सुनते हैं तो उनको यही पता नहीं होता कि ऑटोमोशन क्या होता है, डिजिटाइजेशन क्या होता है। तो फिर फर्क समझे। ऑटोमोशन का मतलब है जितनी भी पुस्तकालय की जो जो मेटा डाटा है, मेटा डाटा का मतलब होता है डेटा अबाउट द डेटा। डेटा अबाउट डाटा मतलब ये किताब है, किताब की संपूर्ण जानकारी, लेखक का नाम, एक्सेशन नंबर, उसके पब्लिशर का नाम, उसमें कितने पेज हैं, उसकी प्राइस क्या है, दैट इज कॉल्ड द मेटा डेटा, डेटा अबाउट द डेटा। तो ये जो मेटा डेटा का कलेक्शन जो होता है दैट्स कॉल्ड द ऑटोमोशन, लाइब्रेरी ऑटोमोशन। तो लाइब्रेरी टोटली ऑटोमोशन हो गई। लेकिन ऑटोमोशन के बावजूद भी एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये तो पता लग गया कि ये किताब इस लाइब्रेरी में है, लेकिन उसको लोकेशन कैसे देंगे, सर्च कैसे करेंगे? तो पहले तो उसको पूरी की पूरी लाइब्रेरी है उसका लोकस डिसाइड करें कि यार ये, जैसे से फॉर एग्जांपल शेल्फ नंबर 81 है,
81 में जो खाना नंबर R1 है, सेकंड वाला R2 है, थर्ड वाला R3 है, तो ये यहाँ पे मेंशन करें। लेकिन यहाँ पे मेंशन करें तो ये ड्यूटी बनती है कि ऑटो वो जो आपका कंप्यूटर ऑटोमेशन है उसमें भी हम उसको ऑटोमेशन करें। तो हमने क्या है, दोनों को क्लब कर दिया। अब आज की तारीख में आप ये देखेंगे कि बड़ी द्रुत गति से कि आपने जैसे ही अपने घर पे आपको लाइब्रेरी आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ग्रंथालय हमारा ऐप है, ग्रंथालय ऐप पे जाएं और आपको पूरी की पूरी जो है ना आप सर्च कर लें। और भी नहीं तो अगर आपको केवल इतना से याद आया कि भाई कि हमको एसटीएन पे किताब थी तो बस केवल एसटीएन लिख दो, मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ दी बुक्स आई। आपको डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव की कौन सी किताब चाहिए इससे मतलब नहीं है। अगर आपने लिखा डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव तो आपको लिस्ट ऑफ दी बुक्स आ जाएगी। आपको ये पता लगाना है कि 7 दिन पहले कौन कौन सी किताबें आई तो आपको रिसेंट हिस्ट्री में सारी किताबें आ जाएंगी। आपको ये पता लगाना है कि 1 महीने पहले किन किन लोगों ने कौन कौन सी, विदेशी लोग जो पुस्तक सिलेक्शन करते हैं लाइब्रेरी में जाके, तो उनका एक सेक्शन है जस्ट रिटर्न। जस्ट रिटर्न का मतलब ये है जैसे मान लो 1 महीने तक लोगों ने, जैसे आपने कल कराई किताब और वापस जमा करा दी, तो वो लोग सेल्फ में नहीं भिजवाते उसको, बिल्कुल वो कहते हैं कि हम तो वही पढ़ेंगे जो लोग पढ़ रहे हैं। यार ये क्यों पढ़ के ले गया? जैसे मान लो कि एक राष्ट्र मतलब एक पॉलिटिशियन ने किताब इशू कराई, तो वो वहां भी छुड़वाते हैं उसको 1 महीने तक। जस्ट रिटर्न सेक्शन है ताकि वो पढ़ सके कि यार कोई तो बात रही होगी जब इसको पढ़ा होगा अल्टीमेटली। और एक और चीज है, किताबें पढ़ने के लिए किताब का कैनवास का बहुत अच्छा होना जरूरी है। अब आप ये देखिए कि शशि थरूर एक ऐसे एग्जाम्पल है कि जब भी उनकी कोई किताब लेके बैठता है ना तो 8-10 डिक्शनरी रखता है साइड। उसको एक स्टेंजा पढ़ने के बाद ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और जब किसी किताब को पढ़ने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो आपकी स्मृति शार्प होती है। आप हमेशा याद रखिएगा, जिसने किसी चीज को पाने के लिए स्ट्रगल किया है वो विस्मृत नहीं होता, वो भूलता नहीं उसको, और जो बहुत आसानी से मिलता है उसको भूल जाता है। सही। तो हमें चाहिए कि, तो आज की तारीख में लाइब्रेरी ऑटोमेशन है और सारी की सारी 2500 करीब हमारे पास ऑडियो बुक्स हैं जिन्हें आप सुन भी सकते हैं। और जो हमारे पास ई बुक्स हैं, सेज का कलेक्शन है, और इसके अलावा इंटरनेट रिसोर्सेज हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे। अच्छा, डिजिटाइजेशन को लेके क्या होता है कि भ्रामक भांति है। अब आप पूछेंगे डिजिटाइजेशन को लेके क्या है। कई लोग सोचते हैं कि हम डिजिटल किताबों को लाइब्रेरी में मतलब घर बैठे पढ़ लें। कोई भी किताब जब बनती है तो मैंने आपको बताया उसकी एक अथॉरिटी होती है। जैसे आपकी किताब आई तो उसका एक ISBN नंबर आया। आज की तारीख में वो किताब किसकी है? आपकी है। आपकी बिना अनुमति के उसका रिप्रोडक्शन करना, उसे छापना, उसे किसी भी रूप में बदलना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी लाइब्रेरी और कोई भी गवर्नमेंट बिना किसी की अनुमति के, या तो लेखक की या प्रकाशक की, उसे डिजिटाइज नहीं कर सकता। तो मौलिक रूप से आज जो किताबें आ रही है ना, वो ऑथर खुद ही ई बुक्स बना रहा है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पुरानी किताबों को डिजिटाइजेशन करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि ये भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनकी अवहेलना तो नहीं है, अदरवाइज ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उनके जो कंसोर्शियाज हैं, कंसोर्शियाज मतलब स्टेक होल्डर्स है, जैसे AICT हो गया या JE हो गया या कोई और हो गया, तो वो लाइब्रेरी कंट्रीब्यूट करती है। कंट्रीब्यूट मतलब जैसे हम 50 लाइब्रेरी है तो आपने कहा कि मैं 50 किताबें आपको दूंगा, इसमें शेयर करूंगा डिजिटल किताबें, लेकिन शर्त है कि मैं भी 100 आपकी किताबें एक्सेस करूंगा। तो ऐसे जब 70 लोगों ने उसको ग्रुप बनाया तो बाय एंड लार्ज 2.5 करोड़ करीब किताबें हैं जिनको हम फ्रीली एक्सेस कर सके। डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, आज के जो विद्यार्थी, यानी पुस्तकालय की अहम भूमिका होती है एक विद्यार्थी के लिए, तो क्या आप संदेश आज के युवाओं को देंगे? मैं 2 चीजें बार बार कहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बात बहुत एंश्योर कर लें कि आप जो किताबें पढ़ रहे हैं वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशंस और वेरीफाइड रिसोर्सेज नहीं है। मैं आपको बताऊं, जितनी भी किताबें बाजार में मिलती हैं, जो आराधना प्रकाशन या एक्स प्रकाशन या वाई प्रकाशन, वो कंपाइल्ड बुक है। कंपाइल्ड मतलब कहीं से उठाया लिटरेचर है, उन पे वेरिफिकेशन नहीं है। जब भी कोई पेपर सेटर कोई पेपर को बनाता है तो उनके गाइडलाइन में लिखा जाता है कि आपको पेपर बनाते टाइम ये इंश्योर करना है कि कम से कम वो जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं या जिस किताब से आप ले रहे हैं वो प्रोफेसर की डायरेक्शन में छपा हो या प्रोफेसर की डायरेक्शन में। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो, कई बार मैंने देखा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है कि YouTube से पढ़ाई कर रहा है। नो, दिस इज नॉट द वेरीफाइड सोर्स। हमें क्या चाहिए कि अगर बच्चों को बहुत जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो 2 चीजें करें। पहले तो अपना करिकुलम निकाल लें, अपना सिलेबस ले लें। सिलेबस लेने के बाद जो ओरिजिनल बुक्स है, जो किसी प्रोफेसर की डायरेक्शन छपी है या किसी अधिकृत उसकी है। एक चीज का और खास ख्याल रखें जो बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं, आपको लेटेस्ट एडिशन ही पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण बताऊं आपको
कि 2016 में एग्जाम हुई लाइब्रेरी साइंस की, और उसमें एक आंसर था कि राजस्थान में कितने मंडल पुस्तकालय हैं, तो उसमें 5, 6, 7 ऐसे करके था। तो क्या हुआ कि जिन बच्चों ने पुरानी किताबें वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की ले रखी थी, तो यहाँ पे क्या होता है, जब किताबें छपती है ना, तो जैसे मान लो कि 2001 की सर्कुलेट हो गई, तो उनको अंदाजा भी नहीं था, कोर्स तो कोर्स होता है। लेकिन भरतपुर जो जिला बना वो 2005 या 6 में बना, तो उसके बाद में क्या हुआ, वहां मंडल पुस्तकालय, तो संख्या हो गई 7 सार्वजनिक पुस्तकालय, जबकि किताब में लिखा है 6। तो इन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट केस भी कर दिया बच्चों ने, और कहा कि हमने तो ये पढ़ा है और ये सही है। नहीं नहीं नहीं, तो उससे कहा कि फिर भाई सरकार कैसे, तो उन्होंने कहा कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, सरकार आपको ये नहीं कहे कि आप कौन सी किताब पढ़ें, लेकिन आपको लेटेस्ट एडिशन ही पढ़ना है। तो आप एक लेटेस्ट एडिशन पढ़ें। दूसरी बात, आपको केवल जो ओरिजिनल की बुक्स है, जैसे आपको मान लो कि आप लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का ही पढ़े। तीसरी बात, भारत सरकार की जितनी भी आधिकारिक वेबसाइट्स हैं, उन पर जो लेटेस्ट जानकारी दी गई है, उनको ही आप आत्मसात करें। कई बार क्या होता है कि आपने बाजार में क्लेम कर दिया कि हमसे पूछा डायरेक्टर जनरल कौन था, और आपको पता लगा कि पेपर से 2 दिन पहले ही बदल गए डायरेक्टर जनरल। तो आपको आधिकारिक जो 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 मतलब वेबसाइट्स हैं, उन पे ये सूचनाएं पढ़नी चाहिए। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, समुद्र में उतर लेकिन उबरने की भी सोच, डूबने से पहले गहराई का अंदाजा लगा। ऐसी शख्सियत है डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने संघर्ष करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। आज के युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। आज सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। कोटा में रहते हुए वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया है, और आज की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहते हैं किस तरह अपनी परीक्षा की तैयारी करें, किस तरह की किताबें कौन से लेखकों की पढ़े, इसके बारे में इन्होंने बखूबी बताया। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद सर।